दोस्तों, आए दिन न्यूज़पेपरों में लोगों को तरह तरह के खबरें सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप इस खबर पर यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज यह खबर आपको भी सोचने और समझने के लिए मजबूर कर पाएगी। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है अब लखनऊ, और लखनऊ में ही एक जाना माना सरोजनी नगर इधर थाना में पड़ता है, और उसी से सटा हुआ एक पिपरसंड अब गाँव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ कि अब 13 जून साल 2021 का ही। अब वही जैसे ही लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर पिपरसंड के गांव के कुछ लोग होते हैं। उनके गांव के बाहर जो होता है एक बबूल का बहुत ही घना अब जंगल होता है। उसी जंगल में मौके पर अब लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद देखते हैं एक जैसे खंदक जैसे बना हुआ कंकड़ी झाड़ियाँ होती है, उसी के साइड में एक युवती पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में, मृत अवस्था में अब पड़ी होती है। वहाँ खड़े जो लोग होते हैं उसी समय हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। चंद मिनट के अंदर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसकी जो सूचना होता है उसी समय जाकर अब पिपरसंड के गांव के जो प्रधान होते हैं अब राम नरेश पाल को दिया जाता है। और राम नरेश पाल जैसे इस चीज़ की सूचना पाते उसी वक्त अपने कुछ हितकारी को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जंगल में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि सही में एक युवती पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में और साथ में अर्ध कपड़े में वहाँ पड़ी हुई है। उनको भी देख कर यकीन हो जाता कि बस करो, इस युवती के साथ कुछ ना कुछ बहुत तरीके से गलत काम हुआ है। और उसी बीच अब राम नरेश पाल जो होते इसकी जो सूचना होता है अब अपने थाने सरोजनी नगर में दे देते हैं। और सरोजनी नगर के थाना प्रभारी जब खबर पाते उसी समय अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता एक टीम लेकर उसी बबूल वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक पता चलता गांव के लोगों का वहां भीड़ लग चुका होता। जैसे खंती के पास पहुंचते देखते एक युवती पूरी तरह से वहां खून से लथपथ अवस्था अर्ध कपड़े में पड़ी हुई है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले फोरेंसिक टीम और डॉग रेस्क्यू टीम को भी बुला लेती है। वहाँ पहुँचते हैं और तभी वहाँ के उस एरिया के एसएसपी जो होते हैं स्वतंत्र कुमार सिंह टीम खबर पाते हैं। उसी समय वह भी अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जंगल में पहुंचते हैं। और वहीं करीब जब जाते हैं वह भी घटना का अपने हिसाब से अब निरीक्षण करना जब शुरू कर देते हैं, कुछ दूर पर जो होता है 2 काली शराब की अब बोतलें होती हैं और साथ में 3 खाली बोतलें होती हैं, और कुछ जो होता है विषैले पदार्थ भी होते हैं, और कुछ दूर पर नशा करने वाले पदार्थ मिलते हैं। जब पुलिस की टीम डेड बॉडी को तौर तक निरीक्षण करती पता चलता उस युवती के गले में एक दुपट्टा लिपटा हुआ। पुलिस को यकीन हो जाता कि पहले इस युवती की सांस फूला हुआ, फिर इसकी हत्या बड़े बेरहम तरीके से किसी तेजधार हथियार से किया गया होगा, क्योंकि पूरा जो शरीर होता है अब खून से लथपथ होता है। और देखने में ही अंदाज़ा हो जाता कि बस करो इस लड़के के साथ हो ना हो सामूहिक मिलकर गलत काम किए होंगे। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तौर तरीके से घटना का निरीक्षण करती है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी लोगों से शिनाख्त करवाती है। तभी कुछ खड़े व्यक्ति होते हैं उसी समय इस युवती का शिनाख्त कर लेते हैं। पता चलता इस युवती का नाम होता है सीमा पाल, और इसके अपने पिता होते हैं रमेश पाल, जो ठीक सीतापुर के ही रहने वाले होते हैं। और इधर लखनऊ में ही एक फैक्ट्री में मौके पर स्टेट एरिया होता है, उसी में जाकर शिफ्टिंग के तहत और काम किया करते थे। लेकिन सीमा जो होती है एक स्कूटी इंडिया होता है, उसी के पास मौके पर अपने पिता रमेश पाल के साथ अब रहा करती है।
लेकिन वहीं पास एक ज्वेलरी शॉप होता है, उसे में जाकर एक सेल्समैन गर्ल की अब नौकरी करती है। जो सेल्समैन के कुछ कर्मचारी होते हैं वहीं पर मौजूद, जिसकी वजह से अब सीमा नाम की इस युवती को देखकर वहीं शिनाख्त कर लेते हैं। उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा जो होता है, इसकी जो खबर होता है अब रमेश पाल को चल जाता है। और जब रमेश पाल खबर पाते उसी वक्त उनकी जो पत्नी होती है और साथ में रमेश पाल दोनों ही पहुंचते हैं और अपनी बेटी की इस स्थिति को देखकर वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि मामला यहाँ रहकर अब गंभीर होने वाला है, तो उसी वक्त पुलिस की टीम अब बॉडी का अपने हिसाब से तौर तरीके से पंचनामा भरते और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी राजकीय अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी भेजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके घटना का निरीक्षण करती है और अपने साथ जो होता है रमेश पाल और उनकी पत्नी को लेकर थाने पहुंच जाती है। अब उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए वहीं पर खड़े रमेश पाल और उनकी पत्नी से जब तौर तरीके से पूछताछ करती है, पुलिस की टीम यही कहती है कि आपको क्या लग रहा है, आपकी बेटी के साथ इस तरह का कर्म कौन कर सकता है। तो रमेश पाल कहने लग जाते कि साहब, हमारी बेटी का ही एक अपना करीबी दोस्त है मोहम्मद कैफ। हमारी बेटी जब जो होता है एक चप्पल की फैक्ट्री में काम किया करती थी, उसी से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात का सिलसिला जो होता है हमारे कान में पहुंच जाता है। और हमें पता है साहब, हमारी बेटी के साथ कुकर्म करने वाला मोहम्मद कैफ का नाम का वही लड़का शामिल है। और पुलिस की जो टीम होती है शंका के बिना पर मोहम्मद अब कैफ को अपने घेरे में लेती है। अब इधर पुलिस की टीम कैसे न तैसे कर कर रमेश पाल से ही मोहम्मद कैफ का मोबाइल नंबर ले लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में लास्ट लोकेशन भी निकाला जाता है। और जब मोबाइल का लास्ट लोकेशन और CDR डिटेल भी इधर सीमा का भी निकाला, पता चलता कि सीमा के मोबाइल पर मोहम्मद कैफ के द्वारा लगभग रात को 8 बजे के आसपास जो होता है कॉल आया हुआ था। लगभग 5 मिनट उस नंबर पर बात हुआ था, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद जो था अचानक सीमा का मोबाइल जाकर लोकेशन के तहत उसी बबूल के जंगल में बंद हो जाता है। और पुलिस का जो शंका होता है और इधर रमेश पाल का जो शंका होता है मोहम्मद कैफ के ऊपर, और इधर यकीन में बदल जाता है। यकीन बदलने की पुलिस की जो टीम होती है मोहम्मद कैफ का अब नाम पता ले लेती है और पता चलता है ठीक जो होता है जिस एरिया में इधर पहले से ही जाकर सीमा रह रही थी उसी एरिया का रहने वाला होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसको उसी वक्त कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद कैफ के ऊपर पुलिस की टीम सख्ती दिखाती है और दिखाते हुआ उसी वक्त सीमा का हत्या का जुर्म अपने 2 साथी के साथ मिलकर कबूल कर लेता है। लेकिन जो प्रेम प्रसंग के जरिए कहानी बताई सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है। उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है सीतापुर और उसी में ही एक खैराबाद जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं रमेश पाल। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन भी होती है। उसी की वजह से अपने तीनों बच्चों का पढ़ाई का जो खर्चा होता है तो तरीके से देख पाते थे। लेकिन इधर जो होता है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए रमेश पाल अब अपने कुछ दोस्तों के साथ जो होता है ठीक कुछ दशक पहले अब लखनऊ चले आते हैं। और लखनऊ में एक स्टूडेंट एरिया होता है, उस एरिया में काफ़ी सारे फैक्ट्री होते हैं, उसी में जाकर अब जो होता है नौकरी करने लग जाते हैं। नौकरी करते करते जब उनको लगने लग जाता कि हमारे मेहनत और साथ में आमदनी की वजह से हमारे पारिवारिक खर्चा चल पाएगा, तो लखनऊ में आकर तौर तरीके से अपना ठिकाना भी बना लेते हैं और रहने लग जाते हैं। और रहते रहते उनके तीनों जो बच्चे होते हैं अपने हिसाब से पढ़ाई का जो खर्चा होता है तौर तरीके से अपने पिता के बलबूते पर अब सह पाते थे, तौर तरीके से चलने लग जाता है। उनके घर में उनकी अपनी एक बड़ी बेटी होती है सीमा पाल, जो देखने में काफ़ी चंचल भी होती है और पढ़ने लिखने में भी स्वाभाविक होती है। और इस तरीके को देखकर रमेश पाल जो होते हैं अपनी बेटी की हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिल खोलकर मौके पर सबके सामने जो होता है अपनी बेटी को भविष्य संवारने के लिए दर्जा दे बैठते हैं। तो तरीके से उनकी जो ज़िंदगी होती है अब चलती है। उनको अपनी बेटी के ऊपर बड़ा भी नाज होता है, सोचने लग जाते हैं कि हमारी जो बेटी होती है पढ़ लिख कर एक दिन IPS अफसर ज़रूर बन जाएगी। इसी चाहत में रमेश पाल जो होते हैं अपनी बेटी की हर मुराद को पूरा करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। समय के हिसाब से उनकी जो ज़िंदगी होती है तो तरीके से अपनी बेटी और घर में पल रहे एक बेटे के साथ बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते जब कई साल का वक्त हो जाता है तो सीमा का जो पढ़ाई होता है मौके पर जाकर इंटर के तहत पूर्ण हो जाता है। तो इसी बीच रमेश पाल को लगने लग जाता कि हमारी जो बेटी है उसका भविष्य अब सीतापुर शहर में रह के ना चल पाएगा। और उसी वक्त फैसला लेते हैं।
फैसला लेने के बाद अपनी बेटी को भी अपने पास बुला लेते हैं और वहीं से एक बढ़िया सा कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर अपनी बेटी के लिए अब बीएससी का कोर्स के लिए एडमिशन के लिए इधर उधर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी जाकर उनकी बेटी का जो दाखिला होता है, पास एक कॉलेज होता है उसी में हो जाता है। बीएससी का जो कोर्स होता है सीमा वहाँ करना शुरू कर देती है और करने जब लग जाती तब तरीके से सीमा को ऊपर बड़ा नाज होने लग जाता है और समय बीतने लग जाता है। और समय बीते बीते जो था अचानक इधर कोरोना का माहौल आ जाता है, जिसकी वजह से सारे स्कूल और कॉलेज सारे काम धंधे ठप हो जाते हैं। और काम धंधे जब ठप हो जाते हैं तो कुछ महीने जो होता है सीमा अपने घर में एक कैद होकर तो रह जाती है, लेकिन वह समझती कि हमारा भविष्य जो होता है इस कैद भरी ज़िंदगी में ना चल पाएगा। और अपने पिता रमेश पाल से बात करती है और बात करने के बाद ठीक जो होता है दोबारा अपने पिता के ही अब मकान में कमरे में जाकर अब इधर सीमा भी रहना शुरू कर देती है। और जब रहने लग जाती तो वहीं से ऑनलाइन कोर्स भी अब बीएससी के लिए करने लग जाती है। लेकिन समय के हिसाब से रीमा का ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तब बन जाता है जब सीमा को आभास होता है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कोई ना कोई काम धंधा तो करना चाहिए। और इसी कारणवश अब जो होता है सीमा फैसला लेती है। उसी फैसले के तहत उसके कुछ अपने पुरानी सहेलियां होती हैं। वह सहेलियां जो होती थी जो नदारतगंज में ही एक चप्पल फैक्ट्री होता उसी में जाकर काम किया करती थी और सीमा को भी पता लग चलता है उन्हीं सहेलियों के द्वारा। और सीमा जो होती है उसी चप्पल फैक्ट्री में अब जाकर वह भी काम करने लग जाती है। और समय मिलता तो पढ़ाई में भी वह माहौल बना लेती थी। लेकिन उसके जो पिता होते हैं अपनी बेटी की इस चाल चलन को देखकर उनको भी बड़ा नाज होने लग जाता है कि मेरी बेटी जो होती है ऑनलाइन पढ़ाई के साथ अब नौकरी भी कर रही है, जिसकी वजह से अब पारिवारिक खर्चा भी चल रहा होता है। लेकिन जिस फैक्ट्री में इधर सीमा काम करती थी उसी फैक्ट्री में एक और कर्मचारी होता है जिसका नाम मोहम्मद कैफ़े होता है, जो इसी इलाके का रहने वाला होता है। अब मोहम्मद कैफ़े जो होता है इधर अचानक एक ही नज़र में जैसे सीमा को देखता है उसकी खूबसूरती का दीवाना सा हो जाता है। और दीवाना सा होने के बाद जो होता है अब दोनों हमरहमुर के होने के नाते अब घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर भरोसा जताना भी लग जाते हैं। और दोनों के बीच जो होता है अब जब समय बीतने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है इनकी प्रेम प्रसंग की जो खबरें होते हैं जाकर उधर उस कंपनी के गार्ड को लग जाता है। और जब गार्ड खबर पाता है तो उसी वक्त जो होता है अपनी जो नीयत होता है अब जाकर सीमा को ऊपर फिराना शुरू कर देता है। और इसकी जानकारी जल्द जाकर सीमा के पिता को लग जाता है। वह जब खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपनी बेटी का नौकरी उसी वक्त स्थापित करा देते हैं। और उनकी जो बेटी होती है अपने घर कुछ महीने तो बैठ जाती है, लेकिन अपने प्रेमी मोहम्मद कैफ से मुलाकात करने के लिए जो होता है चोरी छुपे अपने पिता से बिन बताए वह मिलने के लिए बराबर आया जा करती थी। लेकिन इसी बीच जो होता है अब सीमा अपनी नौकरी जो होता है जाकर उसी इलाके में एक ज्वेलरी शॉप होता है अब सेल्स गर्ल के तौर पर वहाँ नौकरी करने लग जाती है। अब इधर जो होते हैं रमेश पाल की जो ड्यूटी होता है मौके पर नाइट शिफ्ट होता है और इधर सीमा का जो ड्यूटी होता है पूरी तरह से डे होता है। पूरी रात जो होता है सीमा के लिए घर में अकेले ही मौज मस्ती वाला हो जाता है। और उधर जैसे ही जाकर दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ को पता चलता है तो उसको भी बड़ा अच्छा लग जाता है और सीमा को अच्छा लग जाता है। जब भी मौका मिलता है सीमा अपने ही रूम में बुलाती फिर रिश्तों को तो तरीके से अब अंजाम देने भी लग जाती है और सिलसिला चलने लग जाता है। और चलते चलते जो होता है पूरी तरह से रमेश को पाल को अपनी बेटी पर यकीन हो जाता है, क्योंकि जब समय होता तो अपनी बेटी को यही मशवरा देकर निकलते हैं कि बेटी तुम खाना पीना खाकर आराम से ताला लगा कर घर के अंदर से अपना निद्रा आजमा लेना। अब यह सिलसिला जो होता है इनका रोज़ का चलता है। लेकिन सीमा जो होती है मोहम्मद कैफ के ऊपर ये तौर तरीके से भरोसा जता बैठती है और रिश्तों को तरह निभाने भी लग जाती है। समय बीतता है, लेकिन तभी जो होता है अब जैसे ही 12 जून अब साल 2021 का ही अब वही लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त इधर सीमा के जो पिता होते हैं रमेश पाल अब ड्यूटी जाने की तैयारी करते हैं। तभी उनकी जो बेटी होती है अब वो अपने ड्यूटी से वापस लौट आती है और रमेश पाल अपनी बेटी सीमा को समझाते बुझाते करने लग जाते कि बेटी खाना पीना खा लेना और आराम से जो होता है अंदर ताला लगा कर जाकर रोज़ की तरह सो जाना। और यहाँ किसी के दरवाजे पर आने के बाद भी तुम दरवाज़ा मत खोलना। सीमा कहती है पिताजी आपको डरने की कोई बात नहीं है, हमें पता है यहाँ कौन सा रास्ता अपनाना है और हम तो तरीके से आपके भरोसे के साथ खरा उतरेंगे और रह लेंगे। अब वहाँ से यह बात बोलकर रमेश पाल तो चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर मोहम्मद कैफ के अपने 2 करीबी दोस्त होते हैं। एक विशाल कश्यप हो, दूसरा आकाश यादव होता है जो ठीक दरोगा खेड़ा का और दूसरा अमौसी गार का रहने वाला होता है।
मोहम्मद कैफ के दोनों काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं। दोनों का साथ उठका बैठका भी होता है, इधर उधर जाना पीना भी होता है। तभी जो होता है दोनों एक दुकान पर बैठ कर, जो ताड़ी के नाम से मशहूर होता है, उसी पे बैठकर वह पैक पे पैक लगाए जा रहे थे, लेकिन सन्नाटा होता चला जाता है। तो दोनों दो दोस्त होते हैं। अब मौके पर अब इधर मोहम्मद कैफ के सामने इधर एक लड़की का जिक्र कर देते हैं, और जिक्र करने के बाद मोहम्मद कैफ को याद आता कि हमारी तो अपनी प्रेमिका भी है, हमारा रिश्ता जो होता है बराबर चलता रहता, आज चलते हैं अपने सारे जो होता है उसके साथ गिले शिकवे दूर करेंगे। और यह बात कहकर जो होता है मोहम्मद कैफ वहाँ से उड़ जाता है। उठने के बाद खड़ा हो जाता और तुरंत उधर कॉल करता है सीमा के पास, कहने लग जाता कि सीमा आज बड़ा अच्छा सा मौसम दिख रहा है, खुशनुमा मौसम है। तो इधर जो होता कह देता है सीमा से कि सीमा इसी वक्त तुम्हें हमारे पास तो आना पड़ेगा। सीमा कह देती कि हमारे पिताजी भी नहीं है। और यह बात जैसे ही इधर जाकर कैफ सुनता है बड़ा खुश हो जाता है, कहने लग जाता है मौका अच्छा है। सीमा बार बार कहती नहीं हमें नहीं जाना, लेकिन अपनी मीठी मीठी बातों में मोहम्मद कैफ सीमा को उलझा लेता है। और सीमा जो होता है घर का अकेला माहौल देखकर उसके मन में हिलोरे मारते हुए तुरंत उसकी बात में हामी भर लेता है। और वहाँ से हामी भरने के बाद सीमा अपने घर से अब रात को लगभग 8 बजे के आसपास निकल लेती है। और जब निकल लेती है तो चंद मिनट के अंदर जो होता है मोहम्मद कैफ के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाती है। फिर दोनों रिश्तों को अंजाम वहीं देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ सहमति जताते हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है विशाल और साथ में आकाश यादव समझ जाते हैं कि अपना जो दोस्त है मोहम्मद कैफ वह अपनी प्रेमिका को लेकर कौन सी जगह पर गया होगा। इससे पहले वहां जाकर चोरी छुप में झाड़ियों में खड़े होकर सारा नज़ारा देखना शुरू कर देते हैं। जब दोनों के रिश्तों के बीच की जो पनपे हुए जो गिले शिकवे होते हैं दूर होते हैं, तो वहां जाकर वह भी वही हरकत करने की इधर पेशकश करते हैं। मोहम्मद कैफ पहले तो दोनों से मना करता है, लेकिन जब दोनों दबाव मारते हैं मोहम्मद कैफ के ऊपर, तो जाकर अपने प्रेमिका को राज़ी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन वह उसी बात को लेकर खपा हो जाती और बार बार वह दुहाई देती कि हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन विशाल और इधर आकाश दोनों मोहम्मद कैफ को अपनी बातों में उलझाते हैं और तीनों मिलकर जोर जबरदस्ती करने की अपने हिसाब से इधर जाकर सीमा के साथ कोशिश करते हैं। लेकिन सीमा अपने आप की बच बचाव करके वहाँ से भागने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन तब तक दिनों तोड़कर उसके साथ जो होता है अपनी व्यवहार आजमाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन सीमा जैसे दोबारा छूटती है तो भागने लग जाती है। तो उसी वक्त मोहम्मद कैफ को दोनों एक साय मुस्कुरा देते कहने लग जाते कि सीमा अगर इस जंगल से बाहर गई तो समझ लो हम लोगों के लिए जेल को सलाखों का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। यह बात सुनकर मोहम्मद कैफ समझ जाता है। तीनों मिलते हैं, अपने हाथ में रखे हुए तेजधार नुकीले हथियार को लेते हैं और तीनों जाते हैं सीमा के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर देते हैं। 15 से 20 घाव की वजह से सीमा हमेशा हमेशा के लिए वही मौत की नींद में अब सो जाती है। तीनों जब समझते हैं कि आखिर इस घटना का अंजाम हमारे सामने क्या निकल गया, तो डरने की वजह से तीनों वहां से चोरी छुपे फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर मोहम्मद कैफ रखता है, इसे सुनकर पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त मोहम्मद कैफ के तरफ उसके दोनों दोस्त है अब जाकर आकाश यादव और विशाल कश्यप को अपने कटरे में लेती है और दोनों को ले जाती है, मोहम्मद कैफ के सामने पेश कर देती है। मोहम्मद कैफ को दोनों जब देखते हैं इस मामला समझ जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब तीनों को कटरे में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के ही, और राम अनुज वर्मा जो उत्तर प्रदेश में मेक्टर नगर के हैं, और इधर नरेश सिंह उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।